नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 18 मार्च है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। आइए देखते हैं, पहला खबर है। पहला खबर, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 42% आरक्षण मिलेगी साथियों। ये रेवंत रेड्डी ने बोला है साथियों। तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार को शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए एक आरक्षण बढ़ाकर 42% करने के 2 विधेयक पारित किए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधेयकों का समर्थन करने के लिए सभी दलों से कहा है कि ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग को साथियों 42% आरक्षण देने का प्रदान करने का इन्होंने संसद की जो मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि यह नया प्रावधान कोटा पर 50% की सीमा का उल्लंघन करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% के लिए सभी दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात का प्रस्ताव रखा है। अनुरोध किया है कि वे विधेयक को केंद्र की मंजूरी दिलाने के प्रयास के तहत संसद में इस मुद्दे को उठाए। ये साथियों इस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा है ओबीसी के 42% आरक्षण करने के बाद। नेक्स्ट खबर देखेंगे। 15,000 फार्मासिस्टों का पंजीकरण अटका। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल बेरोजगार फार्मासिस्टों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। पंजीकरण व नवीनीकरण के नाम पर बेरोजगारों को डराया जा रहा है। आवेदन के 5 से 6 माह बाद भी काउंसिलिंग में फार्मासिस्टों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। प्रशिक्षित फार्मासिस्ट न तो मेडिकल स्टोर खोल पा रहे हैं और न ही सरकारी मेडिकल संस्थानों में आवेदन कर पा रहे हैं। राजधानी में लेखराज भवन में उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का कार्यालय है। इसमें प्रदेश भर के डिप्लोमा व डिग्रीधारी फार्मासिस्टों का पंजीकरण होता है। बिना पंजीकरण फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते और सरकारी प्राइवेट संस्थानों की भर्ती में आवेदन भी नहीं कर सकते, जबकि प्रदेश के कई मेडिकल संस्थानों के फार्मासिस्टों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पंजीकरण के आधार पर फार्मासिस्टों की वरिष्ठता भी तय होती है, जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में भर्ती के लिए इसके लिए आम होता है साथी। जिसमें काउंसलिंग का नहीं हुआ गठन। काउंसिलिंग के पूर्व कुल सचिव शिवा गुप्ता ने 27 फरवरी को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन से लिखित शिकायत की। वहीं दूसरी तरफ काउंसिलिंग के संचालन के लिए 5 सदस्यों का चयन हुआ, लेकिन काउंसिलिंग का गठन तक नहीं हुआ। इस संबंध में निदेशक पैरामेडिकल डॉक्टर रंजना खरे ने बात करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। ये रहा साथियों फार्मासिस्ट पंजीकरण से संबंधित मामला। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नेक्स्ट खबर है रेडियो ऑपरेटर संबंधित। पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती की डीबीपीएसटी 24 मार्च से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिक के लिए 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 की शारीरिक मानक परीक्षा और अभिलेखों की समीक्षा डीबीपीएसटी 24 मार्च से करेगा। बोर्ड ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम बीती 8 मार्च को जारी कर दिया था। इसके बाद डीबीपीएसटी की तारीख भी घोषित कर दी है। डीबीपीएसटी आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर होगी। आपको बता दें बोर्ड ने कुल पदों की सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया है, जिसका साथियों आप लोगों का 24 मार्च से इसका शुरू होगा डीबीपीएसटी। नेक्स्ट खबर देखेंगे। सिपाही भर्ती से संबंधित है। पुरुषों में योगेंद्र और महिलाओं में वंदना टॉपर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पुरुष वर्ग में महोबा के योगेंद्र सिंह और महिला वर्ग में बुलंदशहर की वंदना रानी ने टॉप किया है। महोबा के खरेला क्षेत्र के पाठा गांव निवासी योगेंद्र के मामा कुबेर सिंह ने बताया कि योगेंद्र के पिता जिसौरा गांव के रहने वाले हैं। वो ननिहाल पाठा में भी पढ़ाई कर रहा था और पिता कामता सिंह फरीदाबाद में एक निजी कंपनी में मजदूरी करते हैं। उसने 84% हाई स्कूल और 85% जो है इंटर में अंक लाया। फिर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद राजकीय महाविद्यालय चरखारी से स्नातक किया। योगेंद्र की 2 शादीशुदा बहनें हैं। एक वर्ष पूर्व योगेंद्र का इनकम टैक्स विभाग में ग्रुप डी में चयन हुआ है, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने बताया कि उसने बिना कोचिंग का ये सफलता हासिल किया है। और वंदना रानी साथियों रही हैं 5 घंटे की पढ़ाई कर पाई है सफलता। बुलंदशहर की गुलावटी क्षेत्र के गांव हरचना निवासी वंदना रानी ने महिला वर्ग में पहला स्थान पाया है। पिता जवाहर सिंह एक निजी स्कूल चलाते हैं और माँ सुनीता गृहिणी हैं। एमए पास वंदना बताती हैं कि उनका जो है बचपन से ही पुलिसकर्मी बनने का सपना था। जब मीना रीना यादव पुलिस में भर्ती हुई तो उनसे प्रेरणा मिली। पहले एसआई की परीक्षा पास की, लेकिन अंतिम मेरिट में नाम नहीं आया। फिर ऑनलाइन तैयारी शुरू की। हर सप्ताह मॉक टेस्ट दिया और सोशल मीडिया से दूर रहकर लगातार 5 घंटे से अधिक समय तक तैयारी की। वंदना ने बताया कि उनका सपना पीसीएस बनने का है। ये रहा साथियों टॉपर गर्ल्स और बॉय के साथियों नाम। मई से शुरू हो सकता है अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण। इसका जो साथियों जो फाइनल कटऑफ में आए हैं साथियों उनका प्रशिक्षण साथियों मई से शुरुआत हो सकता है। सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई माह से शुरू हो सकता है। बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रशिक्षण निदेशालय के साथ प्रशिक्षण के बारे में तैयारियों का भी जायजा लिया है। उसने बताया है कि प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए जाएंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की जाति आदि को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे भ्रामक टिप्पणियों के बारे में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के बारे में पुष्ट या प्रमाणित जानकारी देना है तो वो संपर्क @UPP
bpv.government.in पर सूचित कर सकता है। बोर्ड द्वारा इसकी समुचित जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को सफल अथवा असफल घोषित नहीं किया गया। फिर भी जिसको डाउट है वो इस पे साथियों जीमेल कर सकता है, उस पर बोर्ड जो है एक्शन लेगा। ये रहा साथियों यूपीपी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। नेक्स्ट खबर देखेंगे। यूपी बोर्ड साथियों 50% शिक्षकों ने नहीं ज्वाइन की मूल्यांकन ड्यूटी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों की 85% उत्तर पुस्तिकाएं राजधानी के मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंच चुकी है। मूल्यांकन में लगे शिक्षकों का मंगलवार को प्रशिक्षण भी होना है, लेकिन 50% शिक्षकों ने ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं की। इस बार उत्तर पुस्तिकाओं का त्रुटि रहित मूल्यांकन कराकर समय से परिणाम जारी हो सके, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है। प्रशिक्षण से पहले शिक्षकों को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन 50% शिक्षक नहीं पहुंचे। इसमें सबसे ज़्यादा एडेड और राजकीय कॉलेजों के शिक्षक हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इससे पहले जो शिक्षक आ जाएंगे उन्हें ज्वाइन कराया जाएगा। जो नहीं आए उनका भी वेतन रोका जाएगा। इस बार राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, हुसैनाबाद इंटर कॉलेज, GGIC शाह मीना रोड व गोमती नगर GIC निशातगंज को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। ये रहा साथियों यूपी बोर्ड से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर है 30 जून को साथियों सेवानिवृत्त जो आरपीएफ जवान वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया 50,000 का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरपीएफ के जवानों को वार्षिक वेतन वृद्धि से इंकार करने पर केंद्र सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही रेल मंत्रालय, आरपीएफ महानिदेशक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक व मुख्य लेखा अधिकारी को सेवानिवृत्ति वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़ते हुए बकाये की रकम 3 महीने में भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर की अदालत ने RK प्रसाद व 12 अन्य सेवानिवृत्त जवानों की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन इसलिए इसमें रेलवे ने इन्हें पिछले वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि से इनकार कर दिया था। कहा था कि याचिका 1 जुलाई को सेवा में नहीं था। वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ केवल वर्ष सेवा में कार्यरत को ही दिया जा सकता है। इसके खिलाफ याचिकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाओं के अधिवक्ता ने दलील दी है कि भले ही कर्मचारी 1 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे सेवा में नहीं थे, लेकिन वेतन वृद्धि के ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बीते वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित की है। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। लिहाजा याचिका वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभों के साथ मूल वेतन व पेंशन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। ये रहा साथियों आरपीएफ जवान के वार्षिक वेतन से वृद्धि से संबंधित था, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर जो है जुर्माना लगाया है। इससे संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये अग्निवीर से संबंधित। अग्निवीर ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल तक होगी साथियों। अग्निवीर भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का रजिस्ट्रेशन खुल गया है। 10 अप्रैल तक के लिए आवेदन के लिए खुलेगा। इस दौरान सेना भर्ती कार्यालय आगरा के अधीन आने वाले 12 जिलों का अभ्यर्थी पंजीकरण करा सकते हैं। भर्ती वर्ष 2025-26 में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा और रैली के आयोजन में कुछ बदलाव किए गए हैं। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, उर्दू, गुजराती, मराठी, असमिया शामिल है। सेना प्रवक्ता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जो भी विद्यार्थी इसमें अग्निवीर में ऑनलाइन करना चाहता है साथियों, उसका पंजीकरण 10 अप्रैल तक होगा, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर है रीट 2024-25 की दोपहर तक जारी होगी आंसर की। आपत्तियां 15 दिन में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 और 28 फरवरी को कराई गई रीट 2024 की आंसर की के लिए 1 सप्ताह का और इंतजार करना होगा। बोर्ड प्रशासन ने स्कैनिंग का काम लगभग पूरा कर लिया है और 24 या 25 मार्च को आंसर की जारी कर दी जाएगी और 7 से 15 दिन का समय आपत्तियों के लिए दिया जाएगा। इसके बाद परिणाम का रास्ता साफ हो जाएगा। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया है कि मार्कशीट स्कैन करने का काम 90% से ज़्यादा हो चुका है। 2 दिन में शेष काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस स्कैनिंग की गई मार्कशीट का मिलान किया जाएगा। इसके बाद आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की 25 मार्च से पहले ही जारी करने की तैयारी है। किसी तकनीकी कमी के चलते अगर कोई दिक्कत आई तो ये 25 को जारी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद परिणाम को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये रहा साथियों रीट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें। धन्यवाद।